हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रिपरेशन, जहां हम स्पेशल फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। आज हम एक छोटे से लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ICIDH मॉडल। देखने में यह एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब DSSSB का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ICIDH मॉडल ये क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ ये अप्लाई होता था, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ICIDH मॉडल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ICIDH मीन्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये तीन टर्म है मेन जो इस मॉडल में यूज हुई हैं। फर्स्ट इज इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी, देन हैंडीकैप्ड। हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। फर्स्ट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मीन्स कुछ नुकसान होना, कुछ क्षति होना। हिंदी में इसे हम क्षति बोलते हैं। ये हमारा एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ क्षति का मतलब कोई इकोनॉमिक क्लास में या हमारी इकोनॉमिक स्टेज में कुछ कमी नहीं होती, बल्कि यहाँ ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर में, उसकी बॉडी में, किसी ऑर्गन में कुछ कमी होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम विद अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। व्यक्ति के शरीर की संरचना के से संबंधित कोई विकार या समस्या। वो विकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, लेकिन इम्पेयरमेंट में वो एक लेवल तक ही उसे इफेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट एट द ऑर्गन लेवल। वो हमारे ऑर्गन, जो हमारी सेंसेस होती है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, इन सबको इफेक्ट करता है। थर्ड इज बायोलॉजिकल। इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल भी हो सकता है और इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। अगर जो हमारी ग्रोथ होती है, इसमें आता है इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी, जहाँ दोनों चीज़ें इन्वायरमेंट भी और हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है। ऐसे ही इम्पेयरमेंट में भी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंपेयर टू इन्वायरमेंट, बट इफेक्ट करते हैं दोनों। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझें तो अगर किसी व्यक्ति के देखने में कुछ कमी होती है, मतलब वो प्रॉपरली देख नहीं पाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये इंसान विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उसके देखने में कुछ कमी आई है। ऐसे ही कुछ केस हियरिंग इम्पेयरमेंट के भी होते हैं, जहाँ बस उसके कुछ ऑर्गन में कुछ कमी आती है जिससे वो ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और वो अंग इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पेयर्ड का मतलब सिंपल यही है कि किसी अंग में कमी आना, रुकावट आना, जिससे वो बंदा अपने ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क में नहीं ले पाता और उसकी एक्टिविटीज़ उससे इफेक्ट होती है। इसके कारण वो अपने फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा प्रभावित होता है। सेकंड इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वर्ड टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, डिस प्लस एबिलिटी। डिस मीन्स कुछ कमी हो गया और एबिलिटी क्षमता, मतलब उस इंसान की एबिलिटी में कुछ कमी आना, लैक ऑफ एबिलिटी। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य न हो तो वो डिसेबिलिटी के अंदर आता है। फर्स्ट पॉइंट इज इट्स फंक्शन लिमिटेशन विद पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो व्यक्ति के फंक्शंस होते हैं, क्रिया होती है,
वो उसके कॉग्निशन से रिलेटेड हो सकती है। कॉग्निशन में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, एनालिटिक, सिंथेसिस, इवेलुएशन, ये सब फीचर्स आते हैं। ये डिसेबिलिटी अगर इन ऑर्गन में होगी तो वो इंसान कोग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। अगर उस व्यक्ति के शरीर से संबंधित कोई डिसेबिलिटी होता है तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट एट पर्सनल लेवल। यह जो इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। इट्स थर्ड पॉइंट इज इट्स फंक्शनल। यह एक क्रियात्मक होता है क्योंकि इसके अंदर बस व्यक्ति के ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते, उसका कार्य भी प्रभावित होता है। जैसा कि हमने विजुअल में इम्पेयरमेंट में देखा था कि उसके देखने में कुछ कमी होगी, इसी प्रकार से डिसेबिलिटी में उसके किसी ऑर्गन में कमी आएगी जिससे वो अपनी क्रिया को नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रेटिना पर इफेक्ट पड़ता है, उसका रेटिना डैमेज होता है, तो वो इमेज प्रॉपरली नहीं बना पाता, जिसके कारण वो डिसेबिलिटी के अंदर आ जाता है। क्योंकि रेटिना पर प्रॉपर इमेज न बनने के कारण उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं। अगर रेटिना पर प्रॉपर इमेज बनेगी तो उसके नर्वस सिस्टम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाएंगे और उसका रिजल्ट भी सही आएगा। लेकिन अगर उसकी रेटिना पर इमेज ठीक नहीं बनती तो उसका ब्रेन उसका जो रिजल्ट है वो भी उसी वे में देता है, जिसके कारण डिसेबिलिटी है वो एक व्यक्ति के पर्सनल लेवल पर इफेक्ट डालती है। थर्ड वन इज हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड होता क्या है? जब किसी व्यक्ति के इम्पेयरमेंट प्लस डिसेबिलिटी ये दोनों फीचर्स होते हैं तो वो हैंडीकैप्ड होता है। इसका इफेक्ट उसकी पर्सनल लाइफ, ऑर्गन, सोसाइटी, हर एक फीचर्स पर पड़ता है। उसके हर एक इमोशनल लेवल, कोग्निटिव लेवल, साइकोमोटर लेवल, फिजिकल लेवल, हर एक जगह इसका प्रभाव पड़ता है। विकलांगता के लिए हमारे देश में अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। पहले जहां आरक्षण 3% था, अब उसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। लेकिन रिजर्वेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम बस डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी होती क्या है, उसके बाद हैंडीकैप्ड में क्या आएगा। हैंडीकैप में फर्स्ट पॉइंट इज इट्स डिसएडवांटेज टू फीलिंग अ रोल इन लाइफ एंड सोसाइटी। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जो रोल है सोसाइटी में या पर्सनल लेवल पर, वो इफेक्ट होता है। क्योंकि जब उसके किसी ऑर्गन में कमी आती है, वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो हर वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पाता। कुछ ऐसे अंग भी हैं जो हमें जिन्हें हम आर्टिफिशियल लिम्स बोलते हैं, उनका यूज़ करके वो अपने काम को कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उतने परफेक्शन से नहीं कर पाते जितना एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। इसके साथ ही इनका प्रभाव सोसाइटी पर भी पड़ता है, क्योंकि हर जगह हैंडीकैप्ड व्यक्ति के लिए सभी उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। जैसे अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर का यूज़ करता है तो वो स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मेट्रो है या और कहीं मॉल है, शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, कहीं पर भी उसे कोई काम है तो वो उन स्टेयर्स का यूज़ नहीं कर पाता। जबकि हैंडीकैप्ड व्यक्ति के लिए प्रोविज़न ये कहते हैं कि उनके लिए रैंप का यूज़ होना चाहिए ताकि वो इजीली वहाँ से अपना काम कर पाएँ। लेकिन हमारी सोसाइटी में हर जगह इनके लिए इतनी फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। सेकंड इज इफेक्ट एट सोसाइटी लेवल। वे समाज में, समाज के तबके में जहाँ भी व्यक्ति होते हैं वहाँ एक कंपटीशन में एक लेवल पीछे रहते हैं। इसीलिए समाज ने उनके लिए कुछ अलग से गेम्स, इवेंट्स अलग से स्पॉन्सर करते हैं जिससे वे अपनी एबिलिटी को एनहांस कर पाएँ। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड में मेन डिफरेंस क्या होता है।
जिससे आप इस वीडियो का अच्छे से कंक्लूजन कर पाओगे कि ये वीडियो में क्या और कैसे बताया गया है। फर्स्ट इज इम्पेयर्ड, सेकंड डिसेबिलिटी, थर्ड वन इज हैंडीकैप्ड। इम्पेयरमेंट में बस किसी व्यक्ति के ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, ऑर्गेनिक लेवल इफेक्ट होता है, उसका डिसेबिलिटी और हैंडीकैप से कोई मतलब नहीं होता। वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की आंख में चोट लग जाए या कान में चोट लग जाए तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए इम्पेयर्ड हो जाता है। अगर उसकी हम प्रॉपर इलाज करें, मेडिसिन दें, ट्रीटमेंट करें तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इम्पेयरमेंट को प्रॉपर टाइम पर ठीक ना किया जाए तो ये आगे चल के डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। डिसेबिलिटी जैसा कि बताया गया है, डिसेबिलिटी डिस प्लस एबिलिटी मीन्स लैक ऑफ एबिलिटी टू डू समथिंग। जो व्यक्ति किसी काम को करने में अक्षम होते हैं उन्हें इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। यदि हम इन्हें अच्छे इक्विपमेंट दें, साधन दें, उपकरण दें तो ये व्यक्ति अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ इनका पर्सनल लेवल इफेक्ट होता है, ये अपने काम को इजीली कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके साइकोमोटर, सोशल, इन्वायरमेंट इन सब पर इनका इफेक्ट पड़ता है। थर्ड में हमने बताया था कि हैंडीकैप्ड क्या होते हैं। हैंडीकैप्ड में विकलांगता आती है जिससे व्यक्तियों को अलग से आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए अलग से सीट होती हैं, अलग से इक्विपमेंट होते हैं, उनकी जो स्टडी है, प्लानिंग है, हर एक चीज़ के लिए एक प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें अलग अलग थेरेपी भी दी जाती हैं जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग भी इन्हें कराई जाती है ताकि ये अपने काम को अच्छे से कर पाएँ और खुद को सोसाइटी में स्टैब्लिश कर पाएँ। हैंडीकैप्ड व्यक्ति का जो प्रभाव है वो सोसाइटी पर भी पड़ता है। वे डेली लिविंग में अपनी एक्टिविटीज़ को उतना प्रॉपरली नहीं कर पाते जितना एक नॉर्मल व्यक्ति कर पाता है, लेकिन फिर भी उन्हें एनहांस करने के लिए, उनकी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे उनके लेवल को अपग्रेड किया जा सके, क्योंकि हर व्यक्ति का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इस सीक्वेंस को ही लाइनर मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले सीक्वेंस वाइज तीनों चीज़ें आती हैं। फर्स्टली इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी, देन हैंडीकैप। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो लास्ट टाइम डी ट्रिपल एस बी में यही क्वेश्चन आया था कि इम्पेयरमेंट फर्स्ट आएगा, देन डिसेबिलिटी, देन हैंडीकैप, इन्हें अरेंज करना था। इसमें जो 4 ऑप्शन थे उन्होंने इनको शफल करके लिखा हुआ था। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में था डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप्ड, सेकंड इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, थर्ड हैंडीकैप्ड, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, फोर्थ हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन जो उसमें राइट ऑप्शन था वो सेकंड था, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है उस पे फर्स्ट नंबर पे है इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी, देन हैंडीकैप। इसी टाइप से कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, जैसे कि जो ऑर्गन लेवल पर इफेक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो सिंपल आंसर है इसका, वो इम्पेयरमेंट में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में एबल नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ आंसर होगा डिसेबिलिटी। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हैंडीकैप्ड कैसे बच्चे होते हैं, जो इम्पेयर्ड होंगे या जो डिसेबिलिटी होंगे। तो इसका आंसर होगा कि हो सकता है वो बच्चे इम्पेयर्ड भी हो, वो भी हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, और डिसेबिलिटी होंगे वो भी हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि अगर बच्चा डिसेबल्ड होगा तो हैंडीकैप्ड होगा ही। हो सकता है बच्चा जन्म से ही हैंडीकैप्ड हो। सो
कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अगर आपको इस वीडियो में 1% की भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट कीजिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, और हिट द सब्सक्राइब बटन।